हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने आपके आरएसीबी दैट मीन्स राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते आपके लिए बनाया है। देखिए, इसके पहले भी हमारा एक सेशन हो चुका है जो हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर लिया था। वो आपको सेशन देखना होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसके लिंक यहाँ पे आई बटन पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ये आज के सेशन में हम लोग मेनली बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग ये जो सेशन ले रहे हैं जो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सेशन रहने वाला है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। और ये सेशन आपके यूपीपीसीएल जेईई एज वेल एज पुणे मेट्रो, महा मेट्रो का जो एग्जामिनेशन होने वाला है और आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम है। तो ये सभी लोगों ने देखना है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया टाइटल ऐसा नहीं है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के हम सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर मुझे भेज कर रखे, वो भी आपकी जल्दी से जल्दी अपलोड करने का ट्राई करा था। और अभी आपके रिसेंटली यूपीपीसीएल का जो हमने मॉक टेस्ट के लिए डिज़ाइन किया था, ठीक है, वो भी आपका सेशन जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वो होने के बाद आपका जो पुणे मेट्रो, महा मेट्रो का भी काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आई है, उसका भी सेशन आपको जल्दी मिलेगा, उसकी आप चिंता ना करें। ठीक है, ये सारे जो सेशन है आपके हर एक कमेंट्स को मैं बारीकी से पढ़ता हूँ और आपकी जो भी रिक्वेस्ट आई है इंडिविजुअल सेशन को लेके, ठीक है, जैसे पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए हमने जो एसएससी जेईई के लिए बनाया था, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ एसएससी जेईई, क्योंकि एसएससी जेईई का भी पेपर था। हमने प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई के क्वेश्चंस को कवर करा दिया, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ का मैं आशा करता हूँ ऐसी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस और उसके क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ये हमारा प्रीवियस सेशन कब हुआ था। देखिए, ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल के सेशन में ये हमने लास्ट क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आयन में, जो इलेक्ट्रिक आयन रहते हैं हमारे घर पर, उसमें हीटिंग एलिमेंट जो रहता है, जो गर्म होता है, वो कौन सा रहता है, वो किससे बना रहता है, वो हमारे नाइक्रोम से बनाया रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है हमें उन टॉप 10 उनके नाम है संदीप कुशवाहा, इमरान हसन, शुभम ठाकुर, शिवम उपाध्याय, गोविंद गबरू, वर्मा सर, धीरू यादव, मंदार सरे, अमित यादव, जय यादव, नंदन मिश्रा। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। ये हमारा फर्स्ट सेशन का था। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन को एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और साथ साथ बता दूँ आपको मैं RUVNL जेईई एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे तरीके से रहने वाला है। देखिए, 140 क्वेश्चंस रहने वाला है आपको और इसके कंप्लीट 200 मार्क्स रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे जो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज दैट मीन जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के लिए, 60 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे गिवन है आपके लिए 60 मिनट्स का आपको प्रोफेशनल नॉलेज, देन आपको यहाँ पे 60 मिनट ऐसे बायफर्केटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने लगी, जो अपडेटेड सिलेबस है वहाँ पे आपको जीके जो राजस्थान सेंट्रिक रहने वाला है, उसमें 48 क्वेश्चंस आपको 48 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपका एक पावर पैक सेशन, ठीक है, पावर पैक सेशन जो है ना, हम लोग हमारे नए चैनल कोचिफाई पे आपको अपलोड करा देंगे। ये एक सेशन रहेगा, कैप्सूल रहेंगे आपके लिए, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जीके है और बाकी करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक्स, इस तरीके से एक सिंगल क्वेश्चन बैंक रहेंगी। वो आपके लिए हम लोग जल्दी से जल्दी, अभी वो इन मेकिंग में है, वो आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे हमारे नए चैनल कोचिफाई पे। वहाँ पर आप जाके देखना होगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके रखिएगा, सो दैट हम लोग जब भी अपलोड करते आपको उस सेशन को देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जनरल हिंदी का भी हमने सेशन 2 से 3 सेशन जो हमने अभी प्रीवियसली अपलोड करा दिए यूपीपीसीएल जेईई के लिए, उसको भी जाके देखना होगा। उसके साथ में हमने आरएसीबी के लिए हिंदी का सेशन भी ऑलरेडी अपलोड करा दिया। जनरल इंग्लिश के अगर आपको सेशन चाहिए, मैथमेटिक्स के, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के भी आपके सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर दिस जीके सेशन। तो ये थे हमारे कंप्लीट 140 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। ये हमारा एक पेपर पैटर्न रहने वाला है RUVNL जेईई एग्जामिनेशन का। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने देख सकते होंगे कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स में, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस में आपको कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जैसे जनरल हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज, जिसमें क्लास 10 लेवल का आपको हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। देखिए, हमने सेशन जो लिया था हिंदी जनरल का, वो आपका क्वेश्चन वाइज लिया था। अगर आपको हिंदी ग्रामर टॉपिक वाइज चाहिए होगा, जो 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, तो आप हमें स्पेसिफाई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको ये सेशंस प्रोवाइड करा देंगे। तो याद में रखिएगा, इसमें से जो भी आपको कोई दिक्कत जाती है, देखिए आपको रीजनिंग के, जनरल नॉलेज के तो सेशन अपलोड हो ही जाएंगे। अगर आपको और हिंदी के सेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और ये सारे हमारे नए चैनल कोचिफाई पे आपको अपलोड करा दिए जाएंगे, जस्ट लाइक हमने जो यूपीपीसीएल के लिए भी डिज़ाइन किया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, हमारे पास 4 रिलेशन बताए गए, तो इसमें से करेक्ट रिलेशन पूछा गया जो IC और IB करंट रहता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे
इमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रिलेशन है वो कौन सा इसमें करेक्ट होता है। ये इसमें से हमारा, आपको पता होगा जो हमारा इमिटर करंट रहता है वो ग्रेटर देन रहता है हमारे कलेक्टर करंट से, और कलेक्टर करंट जो रहता है हमारा ग्रेटर देन रहता है बेस करंट से। ठीक है, ये हमारे ट्रांजिस्टर जो कि हमारा थ्री लेयर 2 जंक्शन ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे हमारा इमिटर रहता है, बेस, और ये कलेक्टर हो गया। ये हो गया हमारा बेस करंट, आई बी टर्मिनल हो गया, और ये आई टर्मिनल हो गया यहाँ पे, और ये आई सी टर्मिनल। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी। ठीक है, ये अगर यहाँ से आई करंट फ्लो रहा होगा तो ठीक है, आई बी प्लस आई सी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब ये तो हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन कवर कर लिया। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सारे जो आज के सेशन में हम लोग कवर करा रहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो हम लोग डायोड लेवल तक के क्वेश्चंस कवर कर, जो हमने ट्रांजिस्टर और डायोड लेवल के क्वेश्चंस कवर कराएंगे। ठीक है, और भी इसका सेशन चाहिए होगा तो पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है, अ ट्रांजिस्टर कैन बी मेड टू ऑपरेट एज अ स्विच बाय ऑपरेटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ एम्पलीफायर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको एज अ स्विच भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच रहते हैं, जो आप टच बेस्ड स्विचेस देखते हो आपके लिफ्ट में वगैरह, वो ट्रांजिस्टर बेस्ड ही स्विचेस रहते हैं। तो उस केस में हम लोग कौन से इसमें रीजन में ऑपरेट करेंगे, तब हम लोग जाके एज अ स्विच करके ऑपरेट कर पाएंगे उसको। तो वो हम लोग सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में अगर ऑपरेट करेंगे तो हम लोग एज अ स्विच यूज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो 4 मोड्स हैं, इमिटर बेस्ड बायसिंग में कलेक्टर बेस्ड बायसिंग कैसा होने वाला है ये आपको यहाँ पे बताया गया। देखिए अगर आपका सैचुरेशन है तो इमिटर बेस्ड बायस आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग करना मतलब क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पे डायोड है, इसका टर्मिनल है एनोड और आपको कैथोड है। इस एनोड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और इस कैथोड को आपने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सैचुरेशन मोड में अगर ऑपरेट होता है दोनों भी, दैट मीन्स कलेक्टर टू बेस और इमिटर टू बेस, तो वो होता है हमारा ऑन स्विच। और अगर हमारा कट ऑफ है तो दोनों भी रिवर्स बायस है। इस केस में क्या होगा, रिवर्स बायस केस में देखिए यहाँ पे जो टर्मिनल्स रहेंगे, इसके एनोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और इस कैथोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो इस केस में ये एज अ ऑफ स्विच करके काम करेगा, और एक्टिव मोड में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, तब जाके एज अ एम्पलीफायर करके ये वर्क करेगा। तो ये तीनों भी चीज़ें आपके लिए मैं चार्ट बेस्ड आपको, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस में हमको चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। देखिए जिस तरीके से हमने एसएससी जेईई को एनालाइज किया है उसमें से हमें एक ही पता चला है कि आपका जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल बेस आता है। पेपर सिंपल था, ठीक है, सिंपल टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, बट लेकिन जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा मेनली नॉट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको कॉन्सेप्चुअल कौन सा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट है इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए आपको मैं बता दूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द 100+ क्वेश्चंस, आप मेनली 10 से 20 क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स को गेन करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ AC कंटेंट प्रेजेंट इन अ DC आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज गिवन बाय। जो AC कंटेंट प्रेजेंट रहता है हमारे DC आउटपुट में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिपल्स, और उसको ही हम लोग कहते हैं रिपल फैक्टर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए रिपल्स क्या है कि हमारे अनवांटेड AC कंपोनेंट है, जो हमारे AC वोल्टेज टू हम लोग DC में कन्वर्ट जब करते हैं तो हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है हमारा √of VRMS स्क्वायर VDC का होल स्क्वायर -1। एक्चुअली कंप्लीट होल स्क्वायर होना चाहिए, तो लाइकवाइज आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं बताता हूँ सेशन को कभी स्किप नहीं करना होगा। ठीक है, ये होता है हमारा रिपल फैक्टर का फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, √of VRMS अपॉन VDC स्क्वायर -1। ये ऐसे आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपली आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज ही आपको ऑप्शन में दे देते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, Which type of impurity is to be added to a pure semiconductor to get a P type of semiconductor? देखिए P type of semiconductor को हमें बनाना होगा। ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस। ठीक है, ये P टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसको अगर हमें बनाना होगा तो इसमें हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें तो हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज दैट मीन्स ये P टाइप। ठीक है, ये एक्सेप्टर टाइप होती है, जिसमें एक्सेप्टर टाइप क्या करता है, ये इम्प्योरिटी एक होल को क्रिएट करती है, इसमें हमारे होल्स का क्रिएशन रहता है। ठीक है, पेंटावैलेंट दैट मीन्स, पेंटा दैट मीन्स क्या होता है 5, ट्राई मीन्स कितना होता है 3, पेंटा मतलब अगर आपने 5 ऐड किए तो एक एक्स्ट्रा होता है डोनर टाइप, जो डोनेट करता है N टाइप। ठीक है, तो डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करता है N टाइप में, ये ध्यान से समझिएगा इसको। अब इसमें आपको मटेरियल्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं। N टाइप पूछा गया जो होता है पेंटावैलेंट डोनर टाइप, ठीक है, जो डोनेट करते हैं, उसमें आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड एंटीमनी रहता है। P टाइप पूछा गया दैट मीन्स ट्राईवैलेंट,
जिसमें एक्सेप्टेड टाइप में बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम ये हमारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज इसमें इंसर्ट किए जाते हैं, सो दैट हम लोग इस एक तो पी टाइप या फिर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है 100% आपको ऐसे ही ऑप्शंस गिवन रहते हैं, बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम, इसमें से कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप पूछा रहता था, हमने इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी करेक्ट आंसर मार्क कर दिया रहता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक्चुअली दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप गैलियम भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, गैलियम में भी आता है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन रह सकता है। जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन हमने ये डेवलप किया है। ठीक है, इसके वक्त हमने यहाँ पे गैलियम इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, गैलियम भी हो सकता है यहाँ पे पी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज अगर हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे गैलियम या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, इसमें हम लोग बी या डी दोनों भी आंसर को कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई इज द इनपुट करंट इन केस ऑफ अ डैश कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। देखिए आई जो है हमारा इनपुट करंट रहेगा कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, अगर हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉमन बेस। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया एमिटर, ये एरो अपवर्ड है तो है एनपीएन हो गया, एनपीएन, ये हो गया हमारा कलेक्टर। ठीक है, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे बेस कॉमन है, तो इस केस में जो हमारा इनपुट करंट रहता है वो हमारे इमिटर टर्मिनल से जाता है। ठीक है, तो आई जो रहता है हमारा करंट रहता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको यहाँ पे मैंने जो चार्ट मेंशन किया इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लो, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे हमेशा एग्जामिनेशन में बनते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जूम इन। ठीक है, कॉमन बेस दैट मीन्स यहाँ पे जो बेस कॉमन है। ठीक है, इसमें नहीं क्या कॉमन इमिटर, देखिए इमिटर टर्मिनल जो हमारे कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और देन हमारा आता है कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे कॉमन कलेक्टर है, इमिटर से आउटपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज कौन सा रहेगा हमारा, इमिटर टू बेस रहेगा। कॉमन बेस की बात करते हैं, ये इमिटर टर्मिनल हो गया VEB, दैट मीन्स इस टर्मिनल में हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आउटपुट कहाँ पे रहेगा, कॉमन कलेक्टर टू बेस के कंडीशन में। ठीक है, इस टर्मिनल पे, इसलिए VCB हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। इनपुट करंट कौन सा रहेगा, हमें अभी बताया आई रहेगा। आउटपुट करंट कौन सा रहेगा हमारा, IC रहेगा। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे जो वैल्यूज आपको ध्यान में रखने के, इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है काफ़ी कम रहता है हमारे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, और इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है इन द रेंज ऑफ 500। यहाँ पे जो रेंज है आपको मैंने बताई वो भी आपको मेंशन करनी होगी, ध्यान में रखने की, जो है हमारी 500 किलो ओम्स। ओके, इसका करंट गेन लेस देन यूनिटी रहता है, जो अल्फा का वैल्यू हम लोग जिसको कहते हैं अल्फा इज लेस देन 1, और वोल्टेज गेन काफ़ी हाई और उसका पावर गेन काफ़ी कम रहता है, और हम लोग इसको हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो हमने कॉमन बेस को डिस्कस करा लिया। अब कॉमन इमीटर में सेम आपका बेस टू इमीटर। ठीक है, बेस टू इमीटर हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, देखिए कलेक्टर टू इमीटर का हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इस यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा इनपुट है। सिमिलर है, आपको समझ में आएगा, बेस करंट हमारा इनपुट करंट है, कलेक्टर करंट हमारा आउटपुट करंट है। सिमिलरली इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो भी लो रहता है, बट इसका रेंज है 1 किलो ओम से लेकर 2 किलो ओम्स तक। ये जो वैल्यूज़ है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस लार्ज रहता है, नियरली 50 किलो ओम्स का। पीटा जो रहता है इसका हाई रहता है काफ़ी। ठीक है, कॉमन एमीटर में इसका जो वोल्टेज गेन है वो भी हाई रहता है इन द रेंज ऑफ 1500। पावर गेन भी इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियो एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसका जो इनपुट फेज रहता है, इनपुट और आउटपुट में, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। बाकी जो फेजेस रहते हैं वो इन फेज रहता है आउटपुट और इनपुट में। ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ये इन फेज हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो इनपुट का वोल्टेज रहेगा वो VBC। ठीक है, VBC है वो इनपुट हो गया, आउटपुट क्या है इमीटर और कलेक्टर के बीच में, इसलिए VBC आउटपुट हो गया। ठीक है, ये दोनों भी आप यहाँ पे E चाहिए था बेसिकली। ओके, इट्स नॉट अ VBC, इट्स VEB। आप आई के आपको यहाँ पे समझ सकते हो, VEB, नॉट अ BC अगेन, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम थिंग। ठीक, इट शुड बी VEC, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इमीटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये इसको मैं करेक्ट करा दूंगा आपके PDF में। ओके, नाउ इट्स ओके, VEC में हमारा आउटपुट है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पे हमारा कलेक्टर जो टर्मिनल है वो हमारा कॉमन किया गया है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इसलिए VEC जो है हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, इनपुट करंट यहाँ पे बेस, आउटपुट हमारा करंट आ जाएगा I।
ठीक है। इसका इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, काफ़ी लो, इसका रेंज फिर लो है 1 किलो ओम से 2 किलो ओम्स के बीच में कॉमन इमीटर के टाइप में। और यहाँ पे कॉमन कलेक्टर के टाइम पे यहाँ पे जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है लो, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस सी बी कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान में रखिएगा। और कॉमन कलेक्टर का जो गेन है हमारा वो है 1 प्लस बीटा, वो हाई है काफ़ी, वोल्टेज के नियर टू यूनिट रहता है और इसका पावर गेन मीडियम रहता है। और हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एज अ इम्पिडेंस मैचिंग सर्किट में यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, एग्जामिनेशन से पहले इसको रिवाइज करते हुए जाने वाले, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन डज द फेज रिवर्सल टेक्स प्लेस इन द इनपुट टू आउटपुट। कौन से ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में फेज रिवर्सल होता है। फेज रिवर्सल होना मतलब ये हो गया अगर हमारा इनपुट, ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट, तो हमें आउटपुट में इस तरीके से रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 180, ठीक है, ये हो गया हमारा 360, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो पॉजिटिव पीक है तो हमें सबसे पहले नेगेटिव पीक मिल रहा है, तो फेज रिवर्स हो रहा है, तो वो होता है हमारे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। काफ़ी बार एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा कॉमन इमीटर। देखिए दैट मीन्स जो इमीटर है, इमीटर टर्मिनल आप कैसे पहचानते हो, यहाँ पे जो एरो आता है, ठीक है, ये एरो से आप पहचान सकते हो कि ये कॉमन इमीटर, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा इमीटर टर्मिनल और ये हो गया हमारा कलेक्टर टर्मिनल। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कॉमन इमीटर टर्मिनल है। तो इसमें जो इनपुट है और आउटपुट में फेज डिफरेंस आता है, तो ये हमारा सी कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज रेशियो ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो अल्फा रहता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर वो किसका रेशियो रहता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए, ठीक है। ये रेशियो रहता है हमारा आई सी बाय आई का, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ आई सी बाय आई। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट, जो आउटपुट करंट कौन सा रहता है हमारा आई सी, अभी हमने देखा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ आउटपुट करंट कौन सा रहता है हमारा आई सी, ठीक है, टू द इनपुट करंट कौन सा रहता है हमारा आई, ये इनपुट करंट आई रहता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द रेशियो ऑफ इनपुट करंट, ठीक है, एट कांस्टेंट वीसीबी, वोल्टेज ऑफ कॉमन टू बेस। और ये अल्फा जो रहता है वो लेस देन यूनिटेड रहता है इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कॉमन बेस करंट गेन, इन कॉमन बेस करंट गेन इज 0.9, देन द कॉमन कलेक्टर करंट गेन इज, अगर हमारे कॉमन बेस करंट है हमारा 0.9 तो कॉमन कलेक्टर का करंट गेन कितना रहेगा, ठीक है। कॉमन बेस का जो करंट गेन रहता है, कॉमन बेस का करंट गेन रहता है, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से। कॉमन इमीटर का गेन हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, बीटा से, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर से का जो ये रहता है वो हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, गैमा से, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो रिलेशन रहता है अल्फा और बीटा का, ठीक है। अल्फा दैट मीन्स जो कॉमन बेस का करंट गेन रहता है, ठीक है, अल्फा, और बीटा जो हो गया हमारा कॉमन इमीटर गेन का, तो वो रहता है हमारा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू गिवन है 0.9 अपॉन 1 माइनस 4.9, काफ़ी डुएबल से क्वेश्चन रहते हैं, तो इसका आंसर रहता है 9। बीटा का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू 9 आ गया, तो गैमा क्या आता है 1 प्लस बीटा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। कॉमन कलेक्टर करंट गेन कितना आएगा 1 प्लस बीटा, तो 1 प्लस 9 विल बी 10। तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी दैट मीन जो 10 आ जाएगा हमारा कॉमन कलेक्टर का करंट गेन, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रीवियस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक ट्रांजिस्टर सर्किट है हमारा, उसमें हमारा आई बी का वैल्यू, बीटा का और वैल्यूज़ गिवन है। तो हमारे पास आई सी, आई ई और अल्फ़ा के वैल्यूज़ क्या रहेंगे हमें पूछा गया। ये मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कंबाइन करा देंगे। ट्रांजिस्टर सर्किट में आपको पता होना चाहिए आई सी का वैल्यू जो रहता है हमारा, ठीक है, कलेक्टर करंट का रहता है, वो रहता है हमारा बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बीटा का वैल्यू गिवन है और आई बी का भी वैल्यू गिवन है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे इसको 15 माइक्रो एम्पियर, 15 माइक्रो एम्पियर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 2.25 मिली एम्पियर। यह हमारा कौन सा वैल्यू हो गया, ये हमारा गया करंट कलेक्टर करंट का। और आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था आई का वैल्यू होता है हमारा आई सी प्लस आई बी, इट विल बी इक्वल्स टू आई सी का हमने वैल्यू निकाल लिया 2.25 मिली एम्पियर प्लस आई बी का वैल्यू हमारे पास है 15
माइक्रो एम्पियर, 15 माइक्रो एम्पियर, इसको कन्वर्ट करना आप ध्यान से, ठीक है। तो वो हमारा वैल्यू आ जाता है हमारा 2.265 मिली एम्पियर। यह तो आ गया हमारा आई का वैल्यू। ये हमने किसके लिए निकाला, ठीक है, जो वैल्यूज हमें पूछी गई थी, ठीक है। आप बाकी भी विदाउट इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन भी इसको सॉल्व कर सकते हो बाय द वे, बट हम आपको उसको अल्फा का भी वैल्यू निकाल देते। अल्फा का वैल्यू क्या बताया था हमने, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा का रिलेशन, ठीक है। हमने इसके पहले बीटा का रिलेशन निकाला था, ये हो गया हमारा अल्फा का रिलेशन। तो अभी बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, 150 अपॉन 1 प्लस बीटा, दैट मीन्स 1 प्लस बीटा का 151, ठीक है। ये 1 से कम ही आएगा तो अल्फा का वैल्यू आएगा हमारा 0.993। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क करके रख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड करंट गेन इज द रेशियो। फॉरवर्ड करंट गेन जो रहता है किसका रेशियो रहता है, वो रहता है हमारा रेशियो बिटवीन आई एंड आई बी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये रेशियो बताते हैं, फॉरवर्ड करंट गेन की बात करिए, ठीक है। फॉरवर्ड करंट गेन के पूछे गया था हमारा, ठीक है, और वो हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉमन कलेक्टर की बात, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का इट इज़ अ रेशियो ऑफ आई बाय आई बी। ये एच पैरामीटर्स काफ़ी बार आई जो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन में काफ़ी बार हमें पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या रहता है, इनपुट इम्पीडेंस, रिवर्स वोल्टेज रेशियो, फॉरवर्ड करंट गेन एंड आउटपुट एडमिटेंस। देखिए यहाँ पे कॉमन बेस है, सिंपली आपको मैं समझा देता हूँ कैसे इसको याद रखना। इनपुट इम्पीडेंस है तो जो हमारा लेटर है ये हो गया आई, ठीक है। अगर हमारा रिवर्स वोल्टेज रेशियो है तो वो हो गया हमारा रिवर्स एच आर, ठीक है। हमारा फॉरवर्ड करंट गेन है तो फॉरवर्ड एच एफ हमने लिख लिया, ये नॉमेनक्लेचर में बता देता सो दैट आपको इजीली समझ। और आउटपुट एडमिटेंस है तो हमने लिख लिया एच ओ, ठीक है। ये हो गया हमारा एच एफ, ये हो गया हमारा एच आर, और ये हो गया हमारा एच आई, ठीक है। अब इसके बाद का जो लेटर है, ये जो आई बी है, ठीक है, इनपुट, ये जो बी है तो ये हमारा हो गया बेस के लिए, ठीक है। ई है तो हमारा हो गया इमीटर के लिए, और सी है तो दैट मीन्स कलेक्टर के लिए। आई होप आपके नॉमेनक्लेचर समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनपुट इम्पीडेंस। अब इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन बेस में हमारा इम्पीडेंस मतलब क्या होता है, जेड, जिसको हम लोग निकालते हैं वोल्टेज बाय करंट, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज क्या होता है इनपुट इम्पीडेंस में, इनपुट वोल्टेज क्या रहता है कॉमन बेस में, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, ठीक है। ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा इमीटर। तो इमीटर और बेस में, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वी ई बी। और इनपुट करंट कौन सा है, वो हमारा आई ई करंट है। इसलिए हमारा ये हमारा एच आई बी का, दैट मीन्स एच पैरामीटर ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ कॉमन बेस, तो वो आ जाएगा रेशियो ऑफ वी ई बी वर्सेस अपॉन आई। इसी तरीके से जो बाकी आपको कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है ये भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। अभी आपको आउटपुट एडमिटेंस में क्या ध्यान में रखना होगा, आउटपुट एडमिटेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं, रिवर्स आई बाय वी, ठीक है। तो कॉमन बेस में जो करंट आउटपुट एडमिटेंस में रहेंगे तो हमारे पास सेम, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी भी आप से ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया हमारा इमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल, ये हो गया हमारा बेस टर्मिनल। तो आउटपुट करंट जो रहता है हमारा वो आईसी रहता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आउटपुट एडमिटेंस पूछा गया, तो आईसी अपॉन वीसीबी, क्योंकि वीसीबी ये हो गया हमारा आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो हमारा एच ओ बी विच इज एच पैरामीटर ऑफ आउटपुट एडमिटेंस ऑफ कॉमन बेस, ठीक है, एच ओ बी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरीके से जो आप कॉन्फ़िगरेशन एक ध्यान में रखिएगा, कॉमन इमीटर है तो क्या करना है, यहाँ पे इमीटर को यहाँ पे कॉमन कर देना, ठीक है। इमीटर को इस तरीके से कॉमन कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा इमीटर। इसमें से आप पता ही कर सकते हो कि बेस टू इमीटर हमारा इनपुट वोल्टेज है, आई बी जो है हमारा इनपुट करंट है। तो आप इस तरीके से इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, विद ओपन आउटपुट शॉर्ट सर्किट, रिवर्स वोल्टेज रेशियो, फॉरवर्ड करंट गेन और आउटपुट एडमिटेंस इस तरीके से निकाल सकते हो। एग्जामिनेशन में आपको इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। In a common base configuration, the current amplification factor is 0.92 if the current emitter current is 1.2 milliampere। तो हमें बेस करंट की वैल्यू पूछी गई है, सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है 0.92, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका वैल्यू गिवन है इमिटर करंट का वो है हमारा 1.2 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अल्फा को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। तो हमारे पास इमिटर करंट का वैल्यू गिवन है और अल्फा का वैल्यू गिवन है, तो इससे हम लोग आईसी का वैल्यू निकाल पाएंगे। आईसी विल बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे इट शुड बी बी, इट शुड बी ई नॉट बी, ठीक है।
आई सी अपॉन आई हमने, ठीक है। आई सी विल बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई ई, ठीक है, अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई, ठीक है, ये एक ही करंट है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 0.92 मल्टीप्लाइड बाय हमारा आई का वैल्यू कितना आएगा 1.2, ठीक है, जो वैल्यू गिवन है मिली एम्पेयर में उसका वैल्यू है, तो जो आपका वैल्यू आएगा 1.1 ये भी हमारा मिली एम्पेयर में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आई सी का वैल्यू। लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो आई का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। तो आई बी का करंट हमें पूछा क्या, बेस करंट ही तो हमें पूछा क्या है, तो आई बी विल बी व्हाट, आई सी आई ई इमीटर करंट माइनस हम लोग कलेक्टर करंट करेंगे, ठीक है। इमीटर करंट कितना है 1.2 माइनस कलेक्टर करंट कितना आया 1.1, तो 0.1 मिली एम्पियर्स, ठीक है। 1 मिली एम्पियर्स मिली दैट मीन्स 10⁻⁻3। तो ऑप्शन बी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने जानबूझ के ऑप्शन इस तरीके से रखे कि आपको ये कन्वर्जन में दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द पावर रेटिंग और अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पीडी ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज गिवन बाय। पावर रेटिंग या फिर हम लोग जिसको मैक्सिमम पावर डिसिपेशन करते हैं पीडी ट्रांजिस्टर का, वो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए पावर जो हमारा रहता है मैक्सिमम पावर जो कि हमारा ट्रांसफार्मर हैंडल कर सकते हैं विदाउट डेटोरेशन, उसको हम लोग कहते हैं पावर रेटिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में रहता है तो जो पावर रहता है डिसिपेट किया जाता है रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पीडी का रेशियो जो रहता है हमारा कलेक्टर करंट मल्टीप्लाइड बाय हमारा कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, ऐसा रहता है। बट दैट मीन्स हम लोग कैसे निकालेंगे आई सी मल्टीप्लाइड बाय वी सी बी, ये हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो वी बी ई रहता है वी बी हमारा काफ़ी कम रहता है, ठीक है। तो और आपको वी सी बी तो पता ही होगा, वी सी ई का वैल्यू पता है, वी सी ई का वैल्यू होता है हमारा वी सी बी प्लस वी बी ई, ठीक है, ये हो गया हमारा वी सी ई। तो इस केस में वी बी स्मॉल होने के कारण हमारा ये वी बी काफ़ी कम होने के कारण जो वी सी रहता है वो हमारा वी सी बी के ही बराबर रहता है, ठीक है। वी सी बी जो है हमारा वी सी के बराबर लाइकवाइज। तो हम लोग इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं, आई सी मल्टीप्लाइड बाई वी सी बी किसके बराबर हो जाएगा वी सी ई के बराबर। ये आपको इक्वेशन दोनों भी ध्यान में रखना, कोई भी इसमें से आता है तो आप इसको मार्क करके रखिएगा। दैट मीन्स पी डी विल बी इक्वल्स टू आई सी टाइम्स ऑफ वी सी, या फिर अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं है तो आई सी टाइम्स ऑफ वी सी बी हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द पी आई वी वैल्यू इन केस ऑफ अ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इज व्हाट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में, बट आपके सिंपलिसिटी के लिए मैंने आपको सिंपल वैल्यूज में बताया गया। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रहता है, तो वो रहता है हमारा ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज वी एम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ये चार्ट में मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है सो दैट आपको इस सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हो। अब देखिए 3 कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें नंबर ऑफ डायोड कितना रहता है हमारा 1 रहता है। यहाँ पे जो मैंने मार्क करके रखे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर इसे ध्यान में रख सकते हैं, इट्स लाइक अ डायोड सिंबल। सेंटर टाइप में रहता है हमारे पास 2, ब्रिज में रहते हैं हमारे पास में 4 ट्रांजिस्टर्स, 4 हमारे पास डायोड्स गिवन रहते हैं, नॉट अ ट्रांजिस्टर, ओके। जिसमें वीडीसी का वैल्यू रहता है वीएम बाय पाई हाफ वेव में। सेंटर टाइप और ब्रिज के लिए ट्वाइस वीएम बाय पाई कॉमन रहता है। आईडीसी का वैल्यू आई एम बाय पाई रहता है हाफ वेव के लिए, ट्वाइस आई एम बाय पाई हमारा सेंटर टाइप के लिए रहेगा, और ट्वाइस आई एम बाय पाई सेम हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। ब्रिज कैसा बनता है आपको पता ही होगा, 4 इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहता है हमारा ब्रिज के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोग 4 डायोड्स यूज़ करते हैं, तो वो आईडीसी और वीडीसी की वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली। आरएमएस लोड करंट क्या रहता है, जो लोड साइड करंट रहता है तो वो रहता है हमारा आई एम बाय 2 इन केस ऑफ हाफ वेव। सेंटर टाइप के लिए रहता है आई एम बाय √2 और ब्रिज के लिए रहता है आई एम बाय √2। सिमिलरली वी आर एम एस जो रहता है वी एम बाय 2 वी एम बाय √2 रहता है हमारा सेंटर टाइप के लिए, और सेम उस केस में ब्रिज के लिए भी रहता है, कॉमन है ब्रिज और इसके लिए। अब एक्सेप्शन कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप डीसी लोड पावर ध्यान में रखिए आई एम बाय, देखिए डीसी लोड पावर मतलब क्या होता है पीडीसी, इसको हम लोग क्या कहते हैं आई स्क्वायर आर एल। आर एल तो हो गया लोड, आई स्क्वायर हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो रहेगी हमारी आई एम की वैल्यू, ठीक है। आई एम बाय पाई का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस केस में ट्वाइस ऑफ आई एम बाय पाई है, तो इसको अगर हम लोग ट्वाइस आई एम बाय पाई होल स्क्वायर करते तो आई एम का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ आई एम स्क्वायर बाय पाई इंटू आर एल। ये आपको न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो डिफरेंस है यहाँ से 4 से मल्टीप्लाइड है। रिपल फैक्टर काफ़ी बार पूछा जाता है, हाफ वेव के लिए 1.21, 0.48 सेंटर टाइप के लिए और 0.48 हमारा ब्रिज के लिए लेते हैं।
PIV ध्यान में रखिएगा, VM मैक्सिमम टाइम्स रहता है, VM मैक्सिमम टाइम्स में ब्रिज और हाफ वेव के लिए रहता है, बट सेंटर टाइप की अगर बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ VM रहता है। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना होगा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ F रहता है सिमिलरली सेंटर टाइप के लिए, ठीक है। सेंटर टाइप के लिए आपको पता ही होगा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा हमने हमारा लोड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फॉर्म फैक्टर यहाँ पे मेंशन करके रखे, क्रेस्ट फैक्टर आपको ध्यान में रखना हो, और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर काफ़ी और पूछाता है। हाफ वेव के लिए रहता है 0.287, सेंटर टाइप के लिए रहता है 0.692 और ब्रिज के लिए रहता है 0.811। एफिशिएंसी 40.6% रहता है हाफ वेव के लिए, 81.2% रहता है सेंटर टाइप के लिए, और ब्रिज के लिए भी 81.2% हमारा एफिशिएंसी रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा आपके लिए चार्ट मैंने प्रिपेयर करके रखा है। इसमें सारी वैल्यूज आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इस आपको सिमिलरली एग्जामिनेशन से पहले आपको रीड करके जाना होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच मटेरियल इज एडेड इन एलईडी का फुल फॉर्म क्या था? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, अगर हमारे पास इंफ्रारेड कलर की लाइट हमें प्रोड्यूस करनी होगी तो हम लोग कौन सा मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपको 100% यहाँ पे एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है इस बार, ठीक है। तो वो है हमारा GAAS, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके फुल फॉर्म्स क्या है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट चार्ट में बता दे, हम देख लेते हैं, ठीक है। टिपिकल एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए और कलर क्या होना चाहिए और उसका फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होना चाहिए। ये हमारा GAS, ये हमारा इंफ्रारेड कलर जो हमें दिखाई नहीं देता, गैलियम आर्सेनाइड। अभी ये अगर आपको इंफ्रारेड कलर का एलईडी पता करना होगा तो आपके जो रिमोट कंट्रोल रहते हैं, ठीक है, टीवी एसीज में जो आप रिमोट कंट्रोल रहते हैं उसमें हम लोग जो एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं आपको उसका लाइट दिखाई नहीं देता, ठीक है, वो रहते हैं हमारा इंफ्रारेड। उसका फॉरवर्ड वोल्टेज कितना रहता है जिस पर वो टर्न ऑन होता है 1.2 वोल्ट रहता है। और ये हमारा गैलियम आर्सेनाइड, अगर हमारे एक सेमीकंडक्टर में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड इंसर्ट करते हैं तो जाके हम लोग इंफ्रारेड कलर का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का जो रहता है वेवलेंथ, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे हम लोग रेड कलर का एलईडीज है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो आपको लाल कलर के एलईडी बल्ब आपको देखने को मिलते हैं उसमें हम लोग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सेम है हमारे पास में ग्रीन कलर का एलईडी प्रोड्यूस करना होगा तो एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड हम लोग इसको करते हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है 550 से लेके 570 नैनोमीटर की है, उसका कलर आता है हमारा ग्रीन कलर। और वाइट कलर का ये सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हमें लगता है, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज लगता है जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं गैलियम इंडियम नाइट्राइड उसमें इंसर्ट करके ये कलर का हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बिटवीन द पीक पॉइंट एंड द वैली पॉइंट ऑफ अ टनल डायोड, टनल डायोड की बात की है, देयर इज अ डैश रीजन। टनल डायोड का आपको तो सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा टनल डायोड का सिंबल। तो इसमें से कौन सा रीजन रहता है, पीक पॉइंट और वैली पॉइंट जो रहता है उसके बीच में कौन सा रीजन रहता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा यहाँ पे। ये रहता है हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग ये चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो बेसिकली हमारा पीएन जंक्शन डायोड रहता है, जेनर डायोड, शॉर्टकी डायोड और टनल डायोड में क्या कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस रहता है। करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, वो हमारी ऑलवेज फ्लोज इन अ वन डायरेक्शन। पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करते हैं, जेनर में क्या होता है, दोनों भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकते हैं विच इज बाई डायरेक्शनल। शॉर्टकी में ओनली वन डायरेक्शन में, टनल डायोड में बोथ डायरेक्शन में। स्विचिंग स्पीड पीएन जंक्शन की काफ़ी कम रहती है, जेनर की लो रहती है, शॉर्टकी की हाई और टनल डायोड की काफ़ी हाई रहती है। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो कराते हैं हमारे टनल डायोड में, और बाकी एक्सेप्शन में नो, इट डजंट शो एनी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारा टेबल आपको ध्यान से पढ़ लेना होगा। अब यहाँ पे आपको देखा होगा पीक पॉइंट और इस वैली पॉइंट के बीच में हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस, दैट मीन्स हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में जो है टनल डायोड का कौन सा रीजन रहता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। ऑप्शन उसका क्या करेक्ट आंसर था, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये आपको चार्ट एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आपको नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पढ़ लेना होगा। इन अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज डैश, वोल्टेज गेन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन समझ में आएगा। सेशन के आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो लिंक्स है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। सो गाइस फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।